आप जेल से निकले, आप घर क्यों नहीं गए पहले? क्योंकि हमको पता है हमारी आवाज दबा दी जाएगी। उनपे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में FIR होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उनपे सही केस होने के बावजूद प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। खान सर पर हत्या की साजिश, खान सर और रोशन सर के बीच टीचर वॉर शुरू हो गया है। रोशन आनंद, प्रिंस यादव की हत्या की गई है। हम अपने आप को सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। जो भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था उसको हमने खो दिया है। हमको सर विश्वास नहीं होता है सर कि वो मर गया है। सच पूछिए तो सर हमारा ना माइंड ना हार्ट कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सर तैयार ही नहीं है कि प्रिंस मर गया है। आंसू जो होता है ना सर, आंसू सर मेरा सूख गया है सर। माता पिताजी स्वीकार कर पा रहे हैं? सर जब हम जेल से बाहर निकले तो मेरे दिमाग में पहला चीज यही आया कि हम किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखाएंगे। मम्मी पापा का सर याद आता है तो सर एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं। जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। खान सर के ज्यादातर चाहने वालों का यह कहना है कि रोशन आनंद सर जेल इसलिए रह गए क्योंकि उनके ऊपर पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस थे। उन्हें जमानत 24 घंटे मिल जाती, उनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से वो लंबा रह गए। यहाँ पर प्रशासन का फिर से सर दोहरा चरित्र देखिए। जिस आंदोलन में हम गए हैं वो भी गए हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं, हमारे ऊपर केस। अगर गोली कांड की बात नहीं आती तो फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती सर। 13 तारीख को हमारे भाई की मृत्यु हुई। 15 को जब हमारे बेल पर सुनवाई हो रही थी उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि हमारी वजह से ये निकल कर आए हैं बाहर सर, वरना इनके वकील जो थे वो इतने कमजोर थे कि शायद ही कुछ दिन और अंदर नहीं सर। खान सर ने अपने ऑफिसर से भी कहवा दिया था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, अकस्मात अपोज उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसलिए बहुत कम ही अपोज किया गया। आपको जमानत इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपके वकील के ऊपर किसी महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। आप खान सर को दोषी क्यों मानते हैं इस घटना के लिए? 2 जून को अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। नेपाल जो पुलिस है उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। किसी ने कहा आंख के ऊपर चोट का निशान था, दूसरा अधिक शराब पीने की वजह से जिक्र हो रहा था। सर मेरा भाई था, हमारे साथ रहता था, हमको पता है शराब नहीं पीता था सर। उनके 2 दोस्तों में एक दोस्त जिसका नाम शायद रोशन है, कुछ लोग उन पर भी शायद शक जता रहे थे। जब आप जेल से बाहर निकले तो रोशन आनंद सर को एहसास हुआ कि वो सनातनी है। हम सनातनी हिंदू हैं। मैं सनातनी हूँ, इस पर हमें प्राउड है। और मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग धर्म और अधर्म को लेकर किया था। प्रिंस से आपने कहा था नेपाल जाने के लिए? नो सर, जिस रोज घटना हुआ है 2 जून। एक थ्योरी और आती है, विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं। वो आरोप ये लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि पहली गोलियां आपकी तरफ चलाई गई थी जिसका वीडियो नहीं आया। ये सर गलत है, प्रशासन उसके तरफ था। ये तो पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई गई थी। फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। तो फिर आप क्यों कहते हो कि पुलिस उनका साथ दे रही है? गोली तो सर चलाया गया है। पहले आपने भी शायद कहा था गोली नहीं चलाई गई। हमारी तरफ से गोली नहीं चला है। फैजल खान ने अपने गार्ड को कहा गोली चलाओ, मर्डर हो जाए, जो हो जाए हम देख लेंगे। क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि मतलब वो हत्या जैसी चीज करवा के अपने आप को जीवन में फंसाना चाहेंगे? झूठा केस में हमको जेल में डलवा दिया ना। हम जेल में नहीं होते, हमारा भाई आज हमारे साथ होता। हमको डर है, वो हमको भी सर मरवा सकता है सर। आप डरते हैं खान सर से? जेल जाकर आत्ममंथन तो किया होगा ना कुछ आपने भी? कोई अपना नहीं है, सच में कोई अपना नहीं है सर। यही सच है सर। रणभूमि आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा, कष्ट सर आपको सहना पड़ेगा। कहीं लगता है कि ये बहुत छोटा विवाद था, इतना बड़ा क्यों बन गया? इस बात का अफसोस है आपको? हमको अपने करियर को लेकर के इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर हमें एहसास भी होता तो मैं इस लाइन में ही सर नहीं आता। हमने तो सब कुछ सर खो दिया है। अगर नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता है और वो मानवीय आधार पर आपसे माफी मांगते हैं कि साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ, क्या आप तैयार होंगे? हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर। अब माफी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। दुनिया जो भी माने, लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर।
बिहार पटना में बीते 15 दिनों में 2 बड़े कोचिंग सेंटर के बीच जिस तरह का विवाद हुआ, उसने बिहार समेत पूरे देश को परेशान करके रख दिया। इस घटना की बात की जाए तो 2 बड़े नामों में सालों पुराना विवाद रहा। 2 जून की हिंसा रही, जेल रहा, आरोप रहा। एक ऐसा परिवार रहा जहां पर एक भाई जेल में रहा और उसी दौरान अपने छोटे भाई को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। आज का यह पॉडकास्ट किसी को दोषी या बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं है। आज का पॉडकास्ट एक इंसान के तौर पर दर्द को समझने के लिए है, इस घटना को समझने के लिए है। आप हो सकता है किसी एक की तरफ खड़े हों, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस घटना को समझें और उस घटना के भीतर इंसानियत, मानवता के नजरिए से भी इस खबर को देखें। हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर। रोशन जी, इस केस में आरोप प्रत्यारोप बहुत कुछ ऐसा है जिस पर बात करनी चाहिए, लेकिन जब आप जेल में थे तो आपके परिवार पर 2 बड़े दुख आए। एक तरफ आप जेल में रहे, कई सारी बातें आपने जेल में बताई, दूसरी तरफ आपके भाई को लेकर एक खबर आई। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं कि आपके परिवार में सब कैसे हैं, घर की स्थिति क्या है, आप इस वक्त बेहतर हैं? क्योंकि ये बहुत दुख का समय है और इस दुख के समय में इस देश में सभी लोगों की संवेदनाएं आपके परिवार के साथ है। सर, हमने तो अपना सब कुछ खो दिया, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सर ठीक है? हमारा जो भी था, छोटा भाई था, वही सब कुछ था। पूरा जो भी लोग हमको जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं, वो मेरे लिए सब कुछ था। अगर हमको ये पता रहता कि हमारे टीचिंग करियर का ये कीमत चुकाना पड़ेगा, तो हम इस करियर में कभी नहीं आते। हम तो पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुके हैं। जब हमें जेल भेजा गया था तो हमने बोला भी था कि ये साजिश है, हमें फंसाने की, हमें बर्बाद करने की। हम तो बर्बाद हो ही गए हैं। अब अगला साजिश रचा जाएगा, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है उसको बर्बाद करने का अगला साजिश रचा जाएगा। परिवार में बाकी सब कैसे हैं इस वक्त? पिताजी बीमार रहते हैं, माँ भी बीमार ही है। जब मेरे छोटे भाई का लाश आया तो पिताजी को आईसीयू तक में भर्ती किया गया था। मम्मी पापा का काफ़ी मतलब परिवार में छोटे बड़े से ज़्यादा लगाव छोटे के साथ होता है, तो कोई भी ठीक नहीं है। आप कैसे हैं इस वक्त मानसिक शारीरिक तौर पर? हम तो क्या ही बताएं, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम चीज़ों को तरीके से रख सके, लेकिन फिर भी हम अपनी बात जो है रखेंगे और हमारी बात को दबा दिया जाता है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि चीज़ों को रखे, सच सामने आए, लोगों के सामने आए। रोशन जी, ये दुनिया जो है ना बड़ी बेरहम है। बेरहम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, आपका परिवार गुजर रहा है, उसमें तमाम संवेदनाएं होने के बावजूद इस कुर्सी पर बैठकर शायद मुझे वो प्रश्न पूछने पड़े जो एक साधारण इंसान होकर शायद मैं अपने आप को भी कोसूं कि ये सकती क्यों, क्योंकि मेरी संवेदनाएं पूरी आपके साथ हैं। लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी होती है तो फिर बड़े सवाल गंभीरता से रखने चाहिए। और क्योंकि इस विषय पर पहली बार आप बोल रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दोनों पक्षों की बात रखते हुए आप सवाल पूछूं। तो शायद जो सवाल आप तक आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ मैं रख दे रहा हूं। जैसे एक प्रश्न जो शायद बहुत सारे लोग ये पूछेंगे आपसे कि इस वक्त आप यहां क्यों हैं? आपके परिवार में इतना बड़ा दुख चल रहा है, क्या आवश्यकता थी कि नोएडा में आकर आप ये इंटरव्यू करें? देखिए, निश्चित तौर पर अभी हमारी ज़रूरत हमारे पिताजी और हमारी माँ को है, लेकिन हमारी
आवाज़ को जो है दबा दिया जा रहा है, जिस वजह से हम जो चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले, लोग जाने कि सच्चाई क्या है। और हमको ऐसा लग रहा है कि अगर सच बाहर निकल करके मीडिया के जरिए, आपके जरिए आएगा तो फिर न्याय मिल सकता है। क्यों आपको लग रहा है आपसे इंसाफ नहीं होगा? पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, संवेदनाएं हैं, बच्चे नजर आ रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा होगा। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है? हमको इसलिए भी लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि 2 जून रात 10 बजे की जो घटना है, जिसकी जानकारी हमें थी भी नहीं, और 12 बजे के आसपास एफआईआर होता है और सुबह में 4 बजते बजते जो है हमको अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद हम पे आरोप लगाया जाता है कि हमने गोली चलवाया किसी के कोचिंग पर, लेकिन उसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। 1-2 दिन के बाद जो है वीडियो सामने आता है, गोली किसने चलवाया है वो भी बात स्पष्ट होता है। और सामने वाले के गार्ड के द्वारा जो है ये बात बोला जाता है कि सर ने हमें कहा और फिर हमने गोली चलाया। उन पे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उन पे सही केस होने के बावजूद, केस होने के बाद भी प्रशासन को 48 से 72 घंटा का समय मिला, लेकिन फिर भी प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। तो इससे क्या आप कह सकते हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरफा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें सम्राट चौधरी सरकार से उम्मीद है, न्यायपालिका से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और उनकी सरकार जो है वो फेवर कर रही है? प्रशासन गृह मंत्री वही है, प्रशासन पुलिस उन्हीं के नीचे आ गई। प्रशासनिक सर मदद नहीं ही मिल रहा है। जैसे आपके बहुत सारे बच्चों ने, मैं जब आपको लेके मैंने डाला कि सवाल पूछना, तो उसमें लिखा कि आप बच्चों को कानून के बारे में पढ़ाते हैं। जो आप पढ़ाते थे कानून की किताबों का अपने बच्चों को ज्ञान, निजी जिंदगी में जब कानून का सामना करना पड़ा, आपको लगता है वो एक ही कानून है या दोनों में अलग अलग कानून है? पढ़ाने वाला अलग और जमीन पर अमल करने वाला अलग? नहीं, देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आता है तो 3 प्रकार का अधिकार होता है हमें। पहला अधिकार हमें ये होता है कि हम गिरफ्तारी का कारण जान सकें। हमसे पूछा भी नहीं गया, हम पूछ भी नहीं पाए। प्रशासन इस प्रकार का बिहेव सुबह के 4 बजे आकर के हमारे रूम पे कर रहा था कि हम पूछ भी नहीं पाए कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। स्थिति ऐसा बना दिया गया। हमारा कोचिंग कदम कुआं थाना के अंतर्गत आता है। हम जहाँ रहते हैं वो आलमगंज थाना के अंतर्गत आता है। बिना आलमगंज थाना को सूचित किए कदम कुआं थाना ने हमें अरेस्ट किया, जबकि होना ये चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप जिस क्षेत्र से उठा रहे हैं उस थाना को पता होना चाहिए। एक तो पहला ये, और कदम कुआं के थानाध्यक्ष महोदय जो है, जब हमको अरेस्ट किए तो उनका एक वक्तव्य था, हम तुमको बर्बाद कर देंगे और तुमको भीख मांगने पर जो है रोड पे मजबूर कर देंगे। ये किस सह में उन्होंने बयान दिया है? और उन्होंने हमें बर्बाद कर ही दिया है। हमारा भाई चला गया, अगर हम अरेस्ट नहीं होते हमारा भाई नहीं जाता। उन्होंने तो हमें रोड पे ला ही दिया है। दूसरी बात,
प्रशासनिक मदद नहीं मिल रहा है, हम इस आधार पे भी कह सकते हैं। जब हमें अरेस्ट किया गया तो कदम कुआं थाना के द्वारा अरेस्ट किया गया। हमें कदम कुआं थाना में नहीं रखा गया, हमें दूर के किसी थाना, दीघा थाना में रखा गया था। और फिर दीघा थाना से मेडिकल के लिए हमें LNJP, शास्त्री नगर थाना के बगल में LNJP है, वहाँ ले जाया गया। वहाँ पर हमारा मेडिकल चेकअप हुआ। मैं मेडिकली फिट नहीं था। BP 2 बार, पहली बार BP चेक हुआ, BP हाई था। LNJP के डॉक्टर ने मेडिकली फिट करने से मना कर दिया। फिर कुछ देर के बाद दोबारा BP चेक हुआ, उसके बाद और भी मेरा BP हाई हो गया। तो LNJP अस्पताल ने मेडिकली फिट हमें घोषित नहीं किया। तो फिर कदम कुआं थाना के जो सब इंस्पेक्टर हमको रिसीव करने के लिए दीघा आए थे, TN सिंह, उन्होंने राजेंद्र नगर अस्पताल में सेटिंग किया और वहाँ पर हमारा कोई BP चेक नहीं हुआ। वहाँ पर TN सिंह, सब इंस्पेक्टर TN सिंह अंदर जा कर के डॉक्टर से जो भी बात किए हो, हमारा वहाँ BP चेक नहीं हुआ। और फिर सिर्फ हमको अंदर बुलाया गया और ये पूछा गया कि कोई कटा फटा का निशान, तो हमने दिखाया कि यहाँ कटा फटा का निशान है, यहाँ जला का निशान है, बस इतना ही हुआ। तो मैं मेडिकली फिट नहीं था, लेकिन फिर भी हमें जेल भेजा गया। हम आपके माध्यम से पटना SSP से यह गुजारिश करेंगे कि इसकी जांच हो। हम तो पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उनके साथ क्या करते होंगे ये लोग। और सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये जो भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि सभी सब इंस्पेक्टर ही गलत होते हैं, सभी पुलिस वाले ही गलत होते हैं, सभी कोई गलत नहीं होते हैं। लेकिन ऊपर से अब क्या प्रेशर रहा कि उन्होंने ऐसा किया। क्या हुआ था 2 जून को? 2 जून को देखिए सर, एक तो क्योंकि खान सर के चाहने वाले ये कहते हैं कि लड़ाई जो थी वो जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक था उससे आपकी थी, नहीं वो सर, जो पेपर हटाने, आपके पोस्टर हटाने की थी। खान सर के चाहने वाले कहते हैं कि उसका जो मालिक था उसने आदेश दिया कि इसको चीर के फेंक दो। वहां पर आपका कार्यक्रम नहीं था, आपका कार्यक्रम कहीं और हो रहा था। वो खान सर का इलाका था जहां वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे। वहां पर पोस्टर लगाए गए, उनकी टीम ने हटाया, जिसके बाद एक वीडियो आया विकास का जो कंधे पे हाथ रख के गार्ड को पीटता है। जिस घटना ने आपको, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया, उनका यह आरोप है कि उस घटना में उकसाने की या लड़ने की शुरुआत आप लोगों ने की थी। देखिए सर, 31 मई को हमने बिहार पुलिस 19,838 का एक सम्मान समारोह रखा और सामने वाले के द्वारा भी रखा गया था। तो फिर उस दिन जो कार्यक्रम हुआ, आप पटना में कोचिंग के आसपास रहने वाले छात्रों से पता कर लीजिएगा, उनका कार्यक्रम लगभग असफल रहा। हमारा कार्यक्रम 31 मई वाला काफ़ी सफल रहा। किस आधार पर? ये बात हम इस आधार पे कह सकते हैं, इसके 2-3 आधार हैं। पहला आधार ये है कि हमारा कार्यक्रम दिन में 12 बजे शुरू हुआ और रात के लगभग 12 बजे तक चला सम्मान समारोह। सिर्फ हमने एक मैसेज लिखा था टेलीग्राम पर, संस्थान में पढ़ने वाले जो भी सफल छात्र एवं छात्रा हैं, इस रोज रखा जा रहा है सम्मान समारोह, आप सब लोग आइए। हमारा सारा क्लासरूम भर गया रिजल्ट से। और सामने वाले ने बिहार के किसी भी फिजिकल ट्रेनर को ऐसा नहीं होगा कि फ़ोन नहीं किया होगा कि आप स्टूडेंट लेकर आइए, हम आपको पैसा देंगे। पैसा का लोभ उन्होंने ट्रेनर को दिया। बहुत सारे ट्रेनर इस लोभ में आए भी, ट्रेनर को पैसा भी मिला। स्टूडेंट को आने के लिए जो है बस भेजा गया, उसका हम आपको
प्रूफ दे सकते हैं। उनके लोग जो है पूरे बिहार में ट्रेनर के पास जाकर के घूमा स्टूडेंट को लाने के लिए, फिर भी स्टूडेंट नहीं पहुंचा। उनका कार्यक्रम संभवतः मुश्किल से हमको लगता है कि कुछ समय तक ही चला था। पर वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 12,000 बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे। हालांकि इसमें भी एक बड़ा विवाद रहा है कि आपने दावा किया कि 10,000 बच्चे सिलेक्ट हुए, इसमें सच्चाई खान नहीं सर है। ने कहा 12,000 हुए। हमने मीडिया सवाल पूछ रहा था कि भाई 19,800 बच्चे थे, आप लोग का मिला ले तो 22,000 हो गया। हमने कभी भी दावा नहीं किया। हमने ये कहा है कि हमारे पास जो है लगभग 10,000 बच्चों का डाटा आया है, वो डाटा आप चाहे तो हम आपको दे सकते हैं। बट कैसे 10,000? अगर 12 उनके गए, 10 आपके कैसे हो गए? फिर कुछ बच्चे कॉमन भी तो होते हैं, दोनों जगह पढ़ते हैं। कुछ बच्चे कॉमन भी होते हैं।